नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले रोज की तरह आपको बताता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है, कौन कौन सी क्लास है और किस किस की क्लास लगी। प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी कैसे सच हो गई और ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसमें कैसे छुरियां निकल आई हैं, आज आपको दिखाऊंगा। मोदी आतंकी के घर में देशभक्त बना रहे हैं और कांग्रेस वोटर को राक्षस बता रही है। आज जरा इस पॉलिटिक्स की भी चर्चा हो। इसके अलावा भारत के बंटवारे का वो चैप्टर आपको सुनाऊंगा जो आपसे छिपाया गया। क्या नेहरू ने बंटवारे की बात गांधी जी तक से छुपाई थी? आज इसका चैप्टर भी है। वो कौन था या कौन थी जिसके प्रभाव में आकर नेहरू बंटवारे के लिए तैयार हुए थे? आज इसका चैप्टर भी है। पाकिस्तान की आजादी के दिन सीमा का नया अवतार सामने आया है। सीमा ने आज ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, आज उसका चैप्टर। फिर बात होगी बाढ़, बारिश और तूफान की। भारत पर कुदरत के अटैक का पार्ट 2 शुरू हो गया है। हिमाचल की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर कोई डर गया, आज वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और आखिर में टब में नहाते शेर के वायरल वीडियो का सच क्या निकला वो भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब देने के लिए बीजेपी ने अब रणनीति बना ली है। सोर्सेज बता रहे हैं कि विपक्ष के जुबानी हमले से निपटने के लिए बीजेपी ने एक नई टीम ही बना दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी को समन्वयक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, जबकि स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेताओं को भी टीम में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर जोर देती दिखी और कहा कि बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौती का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कोर्ट से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे की तरह ही मथुरा के शाही ईदगाह में भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के विरोध में छात्रों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। आज जयपुर में छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने कुलपति चैम्बर में ताला लगा दिया। दरअसल राजस्थान में कुलपतियों की रिपोर्ट के बाद गहलोत सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव कराने पर रोक लगा दी है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी की भविष्यवाणी कैसे सच हो गई, इंडिया में छुरियां निकल आई हैं, कैसे मोदी आतंकी के घर देशभक्त बना रहे हैं और कांग्रेस वोटर को राक्षस बता रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में एक बात कही थी। अच्छा, प्रधानमंत्री की भविष्यवाणियां कई बार सही साबित होती हैं। एक उन्होंने पिछली बार भविष्यवाणी की थी पिछले कार्यकाल में कि देखिएगा ये लोग 2023 में फिर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वो भविष्यवाणी सच हुई। अब उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए पीएम ने एक भविष्यवाणी की थी, वो 100 घंटे पूरे होने के पहले सही साबित होने लगी। अच्छा, उस भविष्यवाणी पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया था, लेकिन पीएम मोदी की बात 4 दिन में ही सही साबित होने लगी। पीएम ने कहा था कि विपक्ष का जो गठबंधन बना है, ये इंडिया जो बना है, उसमें अभी तो हाथों में हाथ दिख रहे हैं, लेकिन जहां हालात बदले तो फिर छुरियां निकल आई। पीएम ने 4 दिन पहले जो कहा था वही होने लग गया है। 4 दिन में विपक्षी गठबंधन इंडिया में छुरियां चलने लगी और इंडिया गठबंधन का बंटवारा दिखने लगा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि जिस वक्त बीजेपी से लड़ने के लिए इंडिया का गठबंधन बनाया जा रहा है, उस वक्त बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी से मिल गए। बताइए, यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस और सीपीएम मिल गई बंगाल में, और ममता बनर्जी तो कांग्रेस और लेफ्ट को कह रही है तुम लोग शर्म नहीं आता है जी। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कह दिया कि वो अगले प्रधानमंत्री के नेता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा उन्होंने कह दिया कि वो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब शरद पवार से कह रही है
कि पवार जी क्लियर कीजिए आप किसके साथ हैं, आप मोदी जी के साथ हैं या महाविकास अघाड़ी के साथ। पंजाब में कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि वो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल से कोई डील ही नहीं होगी। यानी साफ है विपक्ष के गठबंधन में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति भयंकर अविश्वास है। और यही बात पीएम ने तब कही थी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि ये लोग आज हाथ में हाथ लिए हुए हैं, देखिएगा इनके अंदर छुरियां निकल आएंगी। छुरियां कैसे निकली और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले पीएम की वो भविष्यवाणी एक बार याद कराता हूं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गठबंधन गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त को कहा था कि जहां हालात बदले ये छुरियां निकाल लेंगे, एक दूसरे को घोपेंगे। 4 दिन नहीं बीता है, सच हो रहा है। पीएम ने जो कहा वही सच हो रहा है। इंडिया गठबंधन में बंटवारा साफ दिख रहा है और यह भी दिख रहा है कि कैसे बारात का दूल्हा बनने के लिए तगड़ी रेस लगी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा से एक इंटरव्यू में जब यह सवाल पूछा गया कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं, तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब क्या दिया पता है? कि जब देश में महिला राष्ट्रपति हैं तो अच्छा होगा पीएम भी एक महिला हो। और ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता जिनके पास जनाधार है, वो इसके लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के नेता जो बीजेपी से तृणमूल में गए हैं, उन्होंने राहुल गांधी का पत्ता ही काट दिया। अच्छा देखिए कितने कमाल के तरीके से काटा कि अरे देखिए राष्ट्रपति महिला है तो प्राइम मिनिस्टर भी महिला हो जाए, ममता बनर्जी हो जाए। यानी ममता बनर्जी के लिए माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी। ममता बनर्जी की पार्टी ने तो बाकायदा एक कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है जिसमें सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट बताया जाएगा। सोशल मीडिया पर ममता की दावेदारी को लेकर रील्स और पोस्ट डाले जाएंगे। रविवार को टीएमसी के सोशल मीडिया और आईटी कॉन्क्लेव में शामिल टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को पीएम बनाने की बात कही। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी का बड़ा गोल यह है कि वो अगली बार पीएम के तौर पर ममता बनर्जी लाल किले पर झंडा फहराती दिखे। अब बताइए, इंडिया गठबंधन में छुरियां चलने लगी, ये लोग आपस में बना रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगली बार लाल किला पे खड़े होकर झंडा फहराना है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कह दिया कि ममता ही 2024 में पीएम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। तो यहां अभी तक ये चल रहा था कि अरे हम में तो कोई लड़ाई नहीं है, देखेंगे बाद में। यहां अंदर खाने चल रहा है कि ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट कर देना है पीएम के तौर पे। टीएमसी ममता बनर्जी के लिए माहौल बना रही है तो कांग्रेस राहुल गांधी के लिए माहौल बना रही है जिससे पीएम पद के दावेदार के तौर पर सिर्फ राहुल गांधी नजर आए। संसद में राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस सुपरहिट बता रही है। नरेंद्र मोदी की छोटी फोटो लगा दी और राहुल गांधी की इतनी बड़ी कि अरे मोदी जी तो इनके सामने कुछ नहीं। इसी तरह से नए नारे के साथ राहुल गांधी के नए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी को जननायक बताने वाले पोस्ट फैलाए जा रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करवाई जा रही है ताकि राहुल के पक्ष में इंडिया गठबंधन में माहौल बनाया जाता रहे। तो उधर ममता बनर्जी को पीएम बनना है और मैंने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि राहुल गांधी की जैसे संसद सदस्यता लौटी है, ये इंडिया गठबंधन में गड़बड़ पैदा करेगी क्योंकि इनके अरमान फिर जाग गए। उधर ममता बनर्जी कांग्रेस की पोल खोलने में जुटी हैं। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी विपक्ष की धुलाई कर रहे थे, उसी दिन ममता बनर्जी भी कांग्रेस और सीपीएम की धुलाई कर रही थी। कांग्रेस के लिए तो ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि इन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। कह रही है कांग्रेस के लिए कि इनको खुद पर शर्म आनी चाहिए कि जब देश में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है तो बंगाल में इन्होंने सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। ममता ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी का गुप्त समझौता हुआ है और कांग्रेस सीपीएम बंगाल में बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है।
यानी विपक्षी गठबंधन का जो गुब्बारा भरा जा रहा था, उसमें हवा भरी जा रही थी, उसमें तो हवा निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि सीपीएम पहले ही कह चुकी कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। आपको याद होगा सीताराम येचुरी ने कहा था उस दिन बेंगलुरु में डिनर खाने के लिए जाने के पहले कह दिया था कि ना, बंगाल में हम ना करेंगे इनसे समझौता। पंजाब में कांग्रेस कह चुकी कि वो पंजाब में केजरीवाल से कोई समझौता नहीं करेगी और सभी 13 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। विपक्ष की सांसें शरद पवार ने भी अटकाई हुई हैं, क्योंकि शरद पवार टाइम टाइम पर अपने भतीजे अजीत पवार से मिलने चले जा रहे हैं। चाचा भतीजे में इतने तकरार हो गई, पार्टी तोड़ दी भतीजे ने, और चाचा जाके भतीजे से मिल रहे हैं, और किस भतीजे से? जो बीजेपी के साथ है। इसलिए यह भी बड़ा सस्पेंस है कि कहीं शरद पवार भी बीजेपी के साथ न चले जाएं। कुछ दिन पहले एक उद्योगपति के बंगले पर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसके बाद फिर से यह सवाल उठने लगा कि आखिर शरद पवार करना क्या चाह रहे हैं भाई। इधर आप कह रहे हैं कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी, ऐसे लोगों को लोग बख्शेंगे नहीं, और उधर सीक्रेट मीटिंग चल रही है। क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार की यह पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले भी कुछ मौकों पर दोनों मिल चुके हैं। हालांकि शरद पवार ने इस बार मीटिंग के बाद सफाई दी कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं और परिवार के लोगों का मिलना जुलना तो चलता रहता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन शरद पवार का अजीत पवार से बार बार मिलना, उस भतीजे से मिलना जिसने छुरा भोंक दिया, ये पब्लिक को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बेचैन है कि बॉस कल तो इसने भतीजे ने छुरा भोंका था, आज ये कह रहे हैं कि हम चाचा भतीजा क्यों ना मिले। इसी बेचैनी की वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने शरद पवार की मीटिंग्स को लेकर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो। मतलब मन में संदेह पैदा हो रहा है। संजय राउत ने पूछा कि शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं और उनसे मिल सकते हैं, तो फिर उनके समर्थक सड़कों पर क्यों लड़ रहे हैं? शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह कहा गया कि अजीत पवार को शरद पवार से मिलने के लिए भेजकर बीजेपी के चाणक्य कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग शरद पवार की छवि को खराब करती है और यह अच्छा नहीं। इतना ही नहीं, खबरें यह भी हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस, दोनों चाहते हैं कि शरद पवार क्लियर कर दें कि वो महाविकास अघाड़ी में हैं कि उधर हैं। यानी महाराष्ट्र में गठबंधन के सहयोगी इस बात से बेचैन है कि क्या शरद पवार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। भाई आप चाचा भतीजे के तौर पे मिल रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं कि आपका वोटर देखेगा कि बॉस हम लोग लड़ रहे हैं, चाचा भतीजे मिल रहे हैं तो हम काहे के लिए लड़ रहे हैं, फिर ठीक है अजीत दादा के साथ रहेंगे। कल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे से भी मिले। बैठक में शरद पवार पर ही चर्चा हुई। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, जो जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। एक बार सुनिए संजय राउत। माननीय आदरणीय शरद पवार जी और अजीत पवार जी के मीटिंग के बाद वो जो एक भ्रम पैदा हुआ है, लोगों में बहुत सी शंका कुशंकाएं हैं, वो हमें चिंतित करती है। इस बारे में हमारी चर्चा हुई और ये जल्दी से जल्दी उस बारे में ये भ्रम जो है ये ख़त्म होना चाहिए, इस पर हम सबका एकमत हुआ है। जल्दी ही हम इस बारे में श्री शरद पवार जी से बात करेंगे। मतलब यहां भी छुरियां निकलने लगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 दिन बाद मुंबई में ही विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग होनी, और अगर इस मीटिंग से पहले कोई खेल हो गया तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन ही बचेगा या नहीं, यह सवाल पैदा हो रहा है। अच्छा, सिर्फ एक दूसरे पर छुरियां ही नहीं निकल रही हैं, विपक्ष तो वोटर पर भी छुरियां चलाने को तैयार हो गया है। विपक्ष उन वोटर्स को भी कोसने लग गया है जिन्होंने उन्हें वोट ना देकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट किया। नौबत यह आ गई कि वोटर को राक्षस कह दे रहे हैं, उन्हें श्राप दिया जा रहा है। और यह सब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे करीबी सुरजेवाला कह रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक रैली की। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को राक्षस कह दिया। भाई एक बार आप रणदीप सुरजेवाला को सुनिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अब बस यही दिन बचा है,
वोटर इनको वोट नहीं देगा तो ये वोटर को श्राप देंगे। कह रहे हैं बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस प्रवृत्ति का। बताइए बॉस, अब यही सुनना रह गया। पहले नरेंद्र मोदी को गाली नीच ये वो कहते थे, अब नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला ही राक्षस हो गया। सुरजेवाला के इस बयान पर खूब हंगामा भी हो रहा है, खूब उनकी खिंचाई हुई। बीजेपी ने कहा कि जो जनता जनार्दन होती है उसको तो लोग, भाई लोकतंत्र में पब्लिक ही तो भगवान है, वोटर ही तो भगवान है। आप वोटर को, भगवान को राक्षस कह रहे हो। और इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी कह रही है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस वाले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में महारत रखते हैं। एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नैरेटिव चल रहा है, दूसरी तरफ आप वोटर को राक्षस बता रहे हैं। जब बयान पर विवाद हुआ तो रणदीप सुरजेवाला ने अपनी भाषा को लेकर कोई खेद नहीं जताया, कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपने बयान का बचाव किया। सुरजेवाला कहने लगे कि ये लोग शब्दों को पकड़कर मुद्दों की हत्या करना चाहते हैं। ये सरकार निरंतर अपनी असफलताओं को भावनात्मक मुद्दों के पीछे छुपाना चाहती है। मतलब मान रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है कि वोटर को मैंने राक्षस कह दिया। और वो और होंगे जो खट्टर मोदी की गीदड़ भभकी से डरते हों। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के मुद्दे उठाना और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर जन सापेक्ष सवाल पूछना ही मेरा धर्म है। मैं यह धर्म आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। मतलब कोई ग्लानि नहीं, कोई रिग्रेट नहीं कि मैं वोटर को राक्षस कह रहा हूं। ऊपर से और जस्टिफाई कर रहे हैं क्या, मैं तो पूछूंगा, मैं तो बोलूंगा। सुरजेवाला जैसे नेताओं को तो एक वोट की कीमत पता होनी चाहिए। उनके लिए एक एक वोटर कीमती होना चाहिए, क्योंकि सुरजेवाला खुद एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता हरियाणा सरकार में मंत्री और 4-4 बार विधायक रह चुके हैं। खुद सुरजेवाला वो नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में 2005 के चुनाव में सिटिंग चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। लेकिन यही रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में अपने पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं। 2019 में हरियाणा के जींद के उपचुनाव में सुरजेवाला बीजेपी के कैंडिडेट से 27,000 वोट से हारे। साल भर के अंदर 2019 में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला कैथल सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट से 1246 वोट से हारे। इसलिए विधानसभा चुनावों में हारे सुरजेवाला आजकल राज्यसभा में। कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा हुआ है। लेकिन 2 बार क्या हारे, वोटर को ही राक्षस बताने लगे। एक तरफ वो नेता हैं जो बौखलाहट में जनता को कोस रहे हैं, पीएम मोदी को वोट देने पर वोटर को ही राक्षस बता दे रहे हैं। जबकि इन नेताओं को यह मंथन करना चाहिए था कि क्यों जनता नकार कर आपको नरेंद्र मोदी को वोट दे रही। पीएम मोदी को मिल रहे जनता के वोट की एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी इन वोट्स को अपनी ताकत में कन्वर्ट करते हैं। वो जनता से मिले भरोसे की शक्ति से असंभव को संभव करके दिखाते हैं। और कहीं हार जाएं, वोटर को राक्षस नहीं कहते। जैसे आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बदलाव की बड़ी तस्वीर सामने आई। नरेंद्र मोदी को इस वजह से वोट पड़ता है बॉस। यहां बारामूला के सोपोर में हिजबुल आतंकी का परिवार अपने घर पे तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगा फहराते हुए ये रईस मट्टू हैं जो आतंकवादी जावेद अहमद के भाई हैं। जावेद अहमद 2009 में आतंकी बन गया था। जावेद अभी पाकिस्तान में हिजबुल का हार्डकोर आतंकी बन गया है। सोपोर नॉर्थ कश्मीर का वो इलाका है जो 3 दशक से आतंकियों का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं आप देखिए। आतंकी के परिवार में तिरंगा लहरा रहा है बॉस। और लोग कहते थे कि अरे कश्मीर से 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे आतंकी के परिवार में भी उठ रहा है तिरंगा।
ये करते हैं नरेंद्र मोदी काम, इसलिए मिलता है वोट। राक्षस से कुछ नहीं होता। कई बड़े अलगाववादी नेता जैसे सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी भट्ट इस इलाके से ही थे। संसद पर हमले का दोषी मोहम्मद अफजल गुरु इसी इलाके से था। जावेद के भाई रईस मट्टू चाहते हैं कि उनका भाई वापस लौट आए, क्योंकि अब कश्मीर बदल गया है। सुनिए आतंकी का भाई बदले हुए कश्मीर के बारे में खुद क्या बता रहा है। मेरे दिल से ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे दिल से ले रहा है। बस हकीकत ही है, यही मैंने सोचा है। मैं ये यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमेदारी में आओ, यही हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी पिछली पॉलिटिक्स, वो गेम खेल रही थी, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे थे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कौमेदारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं, ये क्लियर है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ एक्टिव, वो 2009 में हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं वो अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुँचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए आप पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए है, क्या हालात है, क्या वो बेकारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। ये किया है नरेंद्र मोदी ने, जिस वजह से उनको वोट पड़ता है बॉस। लोग छाती पीटते रह गए, लोग आज भी छाती पीट रहे हैं और 370 हटाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। लेकिन उनको यह नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी के एक फैसले से एक आतंकी का परिवार में लोग अपनी मर्जी से तिरंगा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 14 अगस्त पहली बार अपनी दुकान में बैठा हूं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो गया कश्मीर में, पहले नहीं बैठ पाता था। कह रहा पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। जबकि कई लोग जो कश्मीर घूमने जाते हैं उनको पता है कि पहले एक वक्त था जब कहा जाता था कश्मीर में, लोग पूछते थे कहां से आए हो, इंडिया से आए हो। आज ऐसे लोगों की संख्या घटती जा रही है। याद कीजिए कि ये वही कश्मीर है जिसके बारे में महबूबा मुफ्ती जैसी नेता कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं था। लेकिन कश्मीर में 370 भी हट गया और जो आतंकी थे उनके घर वाले भी देशभक्त बन चुके। जगह जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। आतंकियों के गढ़ रहे पुलवामा में भी कई आतंकियों के घरों में तिरंगा लहराया जा रहा है। पुलवामा में मारे गए आतंकी बुरहान कोका के परिवार ने तिरंगा फहराया, पूरे परिवार ने एक साथ तिरंगा फहराया। ये भी इसी तरह पुलवामा में हिजबुल आतंकी अकीब मुश्ताक भट्ट के परिवार ने भी तिरंगा फहराया। पुलवामा में लश्कर आतंकी इशफाक अहमद के परिवार ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। पुलवामा के रत्नीपुरा में एक एक्टिव आतंकी के परिवार ने तिरंगा फहराया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जो लोग पूछते हैं 370 हटाकर मोदी ने क्या कर दिया, ये किया बॉस। इसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आतंकी के परिवार ने तिरंगा फहराया, आजादी का जश्न मनाया। यह हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी मुदस्सर हुसैन है, जिसका परिवार तिरंगा फहराकर अपने देश पर गर्व कर रहा है। परिवार ने अपने आतंकी बेटे से वापस लौटने की अपील की है। आतंकी मुदस्सर हुसैन किश्तवाड़ में ही एक्टिव है, सुनिए। कसरी माज अस चाहन सह गस्य घर यून, सिलेंडर गस्य करुन असल पटन गस्य घर यून, गवर्नमेंट गस्य घर अन, सारी गस तमिस वापस अन। वारा कोशिश कर कह पता लगन यीज फौज यीज तम साड़स अनस घर पन घर क्या कत साड़ोन। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी तस्वीर बदली हुई। शोपिया में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मिलकर तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। क्या 2014 से पहले इस तरह की तस्वीरों की कल्पना की जा सकती थी? छोटे छोटे बच्चे पत्थर चलाते दिखते थे वहां, आज उनके हाथ में तिरंगा है। यह भी ध्यान रखिए कि वो शोपिया है जहां कभी आतंकी घटनाएं होती थी, आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज सब बदल गया। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यह विकास नहीं दिखता, नरेंद्र मोदी का यह काम नहीं दिखता। उनको लगता है जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं,
बॉस आप वोटर को राक्षस बताओगे ना तो जिंदगी भर राजनीति के पाताल लोक में पड़े रहो। भारत को स्वर्ग बनाने के बारे में सोचोगे तभी वोटर भी आपके बारे में सोचेंगे। पाठशाला में अब आजादी के दिन से एक दिन पहले भारत के बंटवारे का वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं जो आपसे छुपाया गया। क्या नेहरू ने बंटवारे की बात गांधी जी से छुपाई थी? और वो कौन था जिसके प्रभाव में आकर नेहरू भारत के बंटवारे के लिए तैयार हुए? इतिहास के वो पन्ने जो स्वतंत्रता दिवस से पहले आपको देखने चाहिए। पंद्रह अगस्त भारत की आजादी का दिन है, लेकिन आजादी का जो जश्न है वो तब तक अधूरा है जब आप पूरा इतिहास न जाने और उससे सीखना। करीब 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद बढ़े संघर्षों और हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद यह आजादी हासिल हुई। लेकिन इस आजादी के साथ देश पर बंटवारे का वो असहनीय दर्द भी लाद दिया गया जो आज भी हर हिंदुस्तानी को महसूस होता है। अंग्रेजों की साजिश और सत्ता के लिए नेताओं के लालच की वजह से लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर रातों रात पलायन करना पड़ा। इस पलायन के दौरान लाखों लोग बेमौत मारे गए। नफरत और हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि लाशों के ढेर लग गए। लेकिन धीरे धीरे पिछली सरकारों ने बंटवारे में शहीद हुए लोगों के संघर्ष और बलिदान को भुला दिया ताकि बंटवारे का असली सच लोगों के सामने आ ही ना पाए। लेकिन पीएम मोदी ने 2021 में तय किया कि बंटवारे में शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया जाए ताकि बंटवारे का जो सच आपसे छुपाया गया वो सामने आ सके। और इस सच को आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच कि क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ। क्योंकि अब तक तो हमें सिर्फ यही बताया गया है कि बंटवारे के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ही जिम्मेदार है। यही पता है कि भाई जिन्ना अड़ गए थे, क्या करते, फिर बंटवारा करना पड़ा क्योंकि जिन्ना को एक अलग देश की सत्ता पर राज करना था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई बात ही नहीं करता क्योंकि इस सच को बड़ी चतुराई के साथ छुपाया गया या आधा बताया गया। भारत को आजादी देने के लिए अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मसौदा तैयार किया था। यह 2 जून 1947 की तस्वीर है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन दिखाई दे रहे हैं, उनके बाईं तरफ जिन्ना दिखाई दे रहे हैं और दाईं तरफ नेहरू दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग में बंटवारे की पहली शर्त धर्म के आधार पर देश का विभाजन को रखा गया, जिस पर जिन्ना ने तो तुरंत हां कर दी। लेकिन नेहरू ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। यह बात नेहरू के साथ काम कर रहे नेताओं ने कही थी। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बंटवारे के सच को सामने लाने के लिए एक किताब लिखी। अब लोहिया साहब पे तो प्रश्न नहीं खड़े होंगे ना। और इस किताब का नाम था भारत विभाजन के गुनहगार। इस किताब में राम मनोहर लोहिया जी ने क्या लिखा है सुनिए। लोहिया जी लिखते हैं कि बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई जिसमें जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। लोहिया जी के मुताबिक इस बैठक में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर विभाजन के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोला था। एक शब्द नहीं। नेहरू जी वहीं थे लेकिन कुछ नहीं बोले, सिर्फ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान बोले। दरअसल कांग्रेस के नेता विशेषकर जवाहरलाल नेहरू विभाजन के लिए मन बना चुके थे, ये लोहिया जी लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी तक गांधी जी को नहीं दी थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने 2 बार कहा कि जवाहरलाल ने उन्हें विभाजन की तैयारी की सूचना तक नहीं दी। पहली बार जब गांधी जी ने यह सवाल उठाया कि मुझे नहीं बताया विभाजन की तैयारी के बारे में भाई, और जब तक उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले नेहरू ने आवेश में उनकी बात काट दी। ये लोहिया जी बता रहे जो उस मीटिंग में थे। नेहरू ने गांधी जी को सुना भी दिया कि वो बराबर गांधी जी को इस योजना की जानकारी दे तो रहे थे, लेकिन गांधी नहीं माने, भाई हमको तो नहीं बताया। इसके बाद नेहरू ने अपनी पहले कही बात में थोड़ा सुधार किया और कहा कि चूंकि गांधी जी उन दिनों नोआखाली में थे और नोआखाली इतना दूर है कि गांधी जी को विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दे पाए हों। मतलब पहले तो डिनाई कर दिए कि अरे कैसे नहीं बताए होंगे। गांधी जी नहीं माने कि नहीं हमको नहीं बताया तुम विभाजन के डिटेल के बारे में। तो बोले अच्छा आप बहुत दूर थे तो फिर कैसे बता पाते। ये सब लोहिया जी ने लिखा है, जबकि गांधी जी विभाजन के बहुत विरोध में थे और ये कह चुके थे कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा।
इससे लोगों को लगा कि नेहरू गांधी जी की बात मानेंगे और बंटवारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे लोहिया जी लिखते हैं कि सच तो यह है कि विभाजन के प्रस्ताव पर गांधी जी अकेले पड़ गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन्ना की तरह नेहरू और कांग्रेस के कई नेता विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। 14 अगस्त को रखे गए विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने वोटिंग में नकार दिया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 29 लोगों का ही साथ मिल पाया, जबकि 157 लोगों ने विरोध में मतदान किया। लेकिन लोहिया अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि इसके लिए भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन ने अपनी पत्नी लेडी एडविना का इस्तेमाल किया। बॉस, माउंटबेटन की पत्नी एडविना बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर क्या कर रही थी? आप सोचिए कि नेहरू जी एडविना से तो सलाह ले रहे थे, उनकी बात भी मान रहे थे, ये कौन कह रहा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन महात्मा गांधी से बात करने से बच रहे थे। और इसके बारे में मौलाना आजाद ने भी लिखा है। लोहिया जी ने जो लिखा वो तो बताया ही, लेकिन मौलाना आजाद भी लिख रहे हैं। बंटवारे की तैयारियों को लेकर लेडी माउंटबेटन की भूमिका के बारे में मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 177 पर लिखते हैं कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल के अंदर जो परिवर्तन, यानी जो विभाजन के लिए वो सहमत हो गए कि ठीक है बंटवारा हो जाए, ये जो परिवर्तन आया उसके लिए लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार है। ये मौलाना आजाद लिख रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व ने जवाहर को प्रभावित किया है। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती थी और उनके विचारों को उन लोगों को समझाती थी जो उनके पति से सहमत नहीं होते। मतलब माउंटबेटन एक तरह से जो काम खुद नहीं कर पा रहे थे वो अपनी पत्नी एडविना के जरिए करा रहे, और वो लोगों को कन्विंस कर लेती थी कि जो पति मेरा कह रहा है वही ठीक है। अब ये कमाल नहीं है तो क्या है, आप बताइए। नेहरू महात्मा गांधी जैसे महान रणनीतिकार को छोड़कर देश को 2 टुकड़े में बांटने वाले लोगों की सलाह पर काम कर रहे थे, ये आरोप लगे। और ये वही नेहरू हैं जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की सलाह पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता नजदीक दिखाई देने लगी तो गांधी जी की बजाय उन पर आरोप लगने लगा कि वो एडविना माउंटबेटन की सलाह मानने लग गए। मौलाना आजाद को बहुत पहले लग गया था कि नेहरू को बंटवारे से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यह बात डॉक्टर लोहिया ने मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम को कोट करके कही है। मतलब सबको यह लगने लग गया था कि भैया ये जो नेहरू जी को दिक्कत नहीं है कि इंडिया बंटवारा हो जाएगा और क्या होगा। 1942 से ही जवाहरलाल नेहरू विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। दरअसल जिन्ना ने 1940 के आसपास पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी और अंग्रेज सरकार इसे बढ़ावा दे रही थी। 1942 के आंदोलन के दौरान वायसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो ने से एक तरह से अंदर खाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समझ बनानी शुरू कर दी थी। इनमें एक नेहरू भी थे। लोहिया जी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता था कि अपनी जिंदगी में वो सत्ता का सुख ही नहीं उठा सकते। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि गांधी जी ने बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया था, जिससे कांग्रेस के कई नेता घबरा गए थे। माउंटबेटन ने जब 2 जून 1947 को भारत विभाजन को लेकर गवर्नमेंट हाउस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठक की, विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया, जबकि 2 दिन पहले ही गांधी जी ने 31 मई 1947 की शाम की अपनी प्रार्थना सभा में विभाजन का विरोध किया था। मतलब गांधी जी विभाजन का विरोध कर रहे थे और उसके 2 दिन बाद माउंटबेटन के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू बैठकर और कांग्रेस के लोग बैठकर विभाजन को स्वीकार कर रहे। अंत में गांधी जी को ही झुकना पड़ा, क्योंकि विभाजन के मसले पर वो पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए। बंटवारे को लेकर पूरी कांग्रेस शुरू से ही जिन्ना के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ती रही। कांग्रेस ये कहती आई कि बंटवारे की स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने लिखी थी और इसे जिन्ना ने पूरा किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आजादी से 5 महीने पहले नेहरू ने तब के वायसराय को ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाए। यह वो दौर था जब पंजाब में दंगे, सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ गई थी, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तब हिंसा को लेकर नेहरू ने वायसराय को एक चिट्ठी लिखी। यह पत्र आप ब्रिटिश लाइब्रेरी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नेहरू ने उस वक्त के वायसराय लॉर्ड आर्किवाइल्ड वेवल को पत्र लिखा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही अलग से लिखा है कि पंजाब में हो रही हिंसा का सही और निष्पक्ष हल यही है कि पंजाब को मुस्लिम लीग को मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बांट दिया जाए। मतलब पंजाब को 2 हिस्से में बांट दीजिए। यह नेहरू लिख रहे हैं।
कि जहां मुस्लिम ज्यादा हैं और जहां गैर मुस्लिम ज्यादा हैं। कांग्रेस ने यह सुझाव दिया और मैं समझता हूं, मतलब नेहरू जी कह रहे हैं इस चिट्ठी में कि मैं समझता हूं कि यह सिखों को भी मंजूर होगा। और चिट्ठी की कॉपी लगाइए, ऊपर देखिए। नेहरू ने भी एक इंटरव्यू में माना कि बंटवारे के फैसले में वो भी शामिल थे, हालांकि इसके लिए वो बढ़ती हिंसा को जिम्मेदार बताते हैं। अरे भाई, जब आप बंटवारे से 5 महीने पहले वायसराय को बंटवारे का तरीका बता रहे हैं कि पंजाब को बांट दीजिए और इसमें मुसलमान जिधर रहते हैं वो अलग बना दीजिए और जिधर गैर मुस्लिम रहते हैं अलग बना दीजिए, तो आप तो खुद ही बता रहे हैं कि बंटवारा होना चाहिए। तो फिर ये ना कहिए कि हिंसा होने लगी इसलिए हमने बंटवारे की बात सोची। कौन आपकी बात पर भरोसा करे? सुनिए नेहरू जी का वो बयान। Had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. He claimed he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others did, many others, that it is better to have partition than this constant trouble. नेहरू जी कह रहे हैं कि हमेशा की समस्या से अच्छा है कि बंटवारा ही हो जाए। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि नेहरू ने बंटवारे को लेकर गांधी जी से इसलिए जानकारी छुपाई क्योंकि महात्मा गांधी इस बंटवारे को रुकवा सकते थे अगर उन्हें पर्याप्त समय मिला होता, क्योंकि सिर्फ महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन पर हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए, जब नोआखली में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, तब महात्मा गांधी के एक अनशन से दंगे रुक गए। लेकिन बंटवारे की तैयारियों की जानकारी गांधी जी को लेट मिली, ये कहा जाता, और सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। हिंदू और मुसलमानों के बीच कत्लेआम इतना फैल गया कि गांधी जी तक इसे रोक नहीं पाए। बंटवारे को लेकर अगर नेहरू पूरे मन से विरोध में खड़े हो जाते तो वो महात्मा गांधी से जरूर राय लेते, उनके हिसाब से काम करते। अगर नेहरू ने ऐसा किया होता तो शायद लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। आज आपको बंटवारे के उन जख्मों के बारे में बताता हूं जो शायद नई पीढ़ी के युवा जानते भी नहीं। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन इस बंटवारे को, जिसे नेहरू जी कह रहे थे कि हमेशा की सिरदर्दी से अच्छा है कि बंटवारा ही हो जाए, जो बंटवारा हुआ 1947 में, 1947, उसमें मौत कहा जाता है, अनुमान है कि 5 से 10 लाख मौत हुई। 5 से 10 लाख मौत, आप समझ रहे हैं? उस जमाने में 5 से 10 लाख लोग मर गए। और पलायन, यानी जो लोग इधर से उधर हुए, पाक से जो भारत आए, पाक से भारत आए, ऐसे लोग थे करीब 60 लाख लोग। और ये 60 लाख कौन है? ये वो लोग हैं जो अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर भारत चले आए, जीरो से यहां से शुरू किया। बहुत 60 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाक से आए करीब 20 लाख लोग, यानी करीब 80 लाख लोग इधर से आए। और भारत से गए, जो पाकिस्तान गए, वो गए करीब 65 लाख लोग, 65 लाख लोग। मतलब करोड़ों लोग जो हैं जिनकी जिंदगी प्रभावित हो गई एक फैसले से। और आरोप क्या लगता है? आप देखिए, आरोप सुनिए। रेप के आरोप, केसेस बताए जाते हैं कि करीब 75,000 से लेकर 1 लाख रेप के केसेस हुए। लापता 1 लाख लड़कियां लापता हो गई। आप क्या सोच रहे? बंटवारा क्या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज थी क्या? 1 लाख लड़कियां लापता हो गई जिनकी जानकारी ही नहीं मिली। और यह फैसला ले लिया गया कि किसी को पाकिस्तान चाहिए था और किसी को हिंदुस्तान में कुर्सी चाहिए। बंटवारे के दर्द को आज भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में बंटवारे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। योगी ने कहा कि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ हो रही है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान इतना ही प्यारा था तो फिर घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है?
अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद यह भी कहा कि आज पाकिस्तान की यह हालत है कि वहां पर खाने के लाले पड़े, आटे तक के लिए सरे बाजार, लोगों में मारपीट हो जाती है। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर। पाकिस्तान आज किस हालत में है ये सब देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जिंदगियां गईं, जो लोगों ने कष्ट सहा, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनके बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया गया? नेहरू ने ये किया, गांधी परिवार ने वो किया, फलाना ढिमकाना सब बताया गया, लेकिन जो असली बातें जिसके बारे में खुद राम मनोहर लोहिया और मौलाना आजाद जैसे लोग बोलकर और लिखकर गए, वो इतिहास आपको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये भी सोचिएगा। पाठशाला में तो हम बताएंगे, ये तो आज चैप्टर 1 बताया है। कल जब देश आजादी का जश्न मनाएगा तो हम आपको इस बंटवारे के बारे में और बताएंगे और नेहरू के किरदार के बारे में वो बातें और बताएंगे जो आपको अभी नहीं पता है। लेकिन फिलहाल चूंकि आज पाकिस्तान भी आजादी का जश्न मना रहा है, तो आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सीमा का वो चैप्टर जिसे देखकर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। पाकिस्तान की आजादी के दिन सीमा का नया अवतार कैसे सामने आया, जिसे देखकर सब हैरान हैं। देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंग चुकी है। हालांकि सीमा पर चल रहा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली, पर सीमा हैदर भारत में वो सारे काम कर रही है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। सीमा हैदर खुद को पूरी तरह से हिंदुस्तानी मान चुकी है। 15 अगस्त आने से पहले ही सीमा देशभक्ति के रंग में डूब गई। हाथ में तिरंगा, दिल में भारत भक्ति और जुबान पर वंदे मातरम, ये सीमा का नया अवतार है भाई। कायदे से तो आज वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान की आजादी का दिन उसे मनाना चाहिए था, लेकिन सीमा किस रूप में दिख रही है आप देखिए जरा। माथे पे पटका, तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सीमा पाकिस्तान के आजादी के दिन ये सब नारे लगा रही। पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, जिसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि सीमा को पुलिस और प्रशासन ने कहीं शिफ्ट कर दिया। लेकिन 15 अगस्त से पहले सीमा ने अपने हिंदुस्तानी अवतार से सबको चौंका दिया। पाकिस्तान से आने के बाद से ही सीमा हैदर ऐसे काम कर रही है जिससे सीमा को भारत में एक्सेप्टेंस मिल सके। और 15 अगस्त से ठीक पहले सीमा पूरी तरह से भारत के रंग में रंग गई। ये तस्वीरें नोएडा के रबुपुरा इलाके की हैं, जहां वो सचिन के साथ रहती है। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और सीमा हैदर भी इस अभियान में शामिल हो गई। पाकिस्तानी सीमा हर घर तिरंगा का अभियान जो है वो मना रही है। सीमा ने घर की छत पर खड़े होकर भारत का तिरंगा फहराया। सीमा ने जो कपड़े पहने थे वो भी तिरंगे के कलर के थे। सिर पर माता रानी की चुनरी बांधी हुई थी, यानी पूरी तरह से भारतीय संस्कार का पालन करती हुई दिख रही है। तिरंगा फहराने के बाद सीमा ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय,
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में सीमा के इस हिंदुस्तानी अवतार से लोग जल रहे हैं। भाई जलेंगे ही भुनेंगे। उन्हें तो लग रहा था कि आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है तो ये वहां भारत में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगी, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है। और पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को जो आग लगने वाला काम कर रही है, वो सीमा ने भारत का झंडा फहरा दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद का भी नारा लगा दिया भाई। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान को यह बात कैसे पसंद आ सकती है कि एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। भाई भारत जिंदाबाद नहीं, वो तो लगा ही रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल रही है सीमा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बादल फाड़ बारिश हो रही और इस बारिश के बीच फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सबको डरा रही। हिमाचल प्रदेश में एक तरह से गदर मचा हुआ। ये तस्वीर मंडी में बादल फटने के बाद आए सैलाब की। सैलाब का शोर तक डरा देने वाला है। ऐसा रौद्र रूप दिख रहा है नदी का। मलबे में पूरा इलाका दब चुका है। हाईवे में कई गाड़ियां फंस गईं। बादल फटने के बाद मंडी के संबल इलाके से गुजर रहे नाले में ऐसा उफान आया कि सैलाब के साथ सब कुछ बहता दिखाई दिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इसके सामने कोई टिक ना पाए। सैलाब के रास्ते में आए कई मकान जमींदोज हो गए, जबकि 7 लोग फ्लैश फ्लड में बह गए। आप आवाज सुनिए, लोग हे भगवान कह रहे हैं। और जरा इस नाले की आवाज सुनिए, इस पानी की आवाज सुनिए। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ यारो, ओ भगवान। हिमाचल में हो रही भारी बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी खतरे में आ गया। शिमला के पास जतोग में बादल फटने की वजह से ऐसा सैलाब आया कि शिमला कालका वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर बने पुल को बहा ले गया। पुल बहने की वजह से किस तरह रेलवे ट्रैक का करीब 50 मीटर हिस्सा हवा में लटक गया है वो आपको दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित 120 साल पुराने इस रेलवे ट्रैक पर पहली बार मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि रेलवे ट्रैक हवा में झूलने लगा। उधर भारी बारिश की वजह से मंडी से गुजरने वाली ब्यास और सुकेती नदी उफान पर है। ये तस्वीरें देखिए, मंडी में ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर बना भगवान शिव का पौराणिक पंचवक्त्र मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास सैलाब का पहरा है और भारी बारिश की वजह से व्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने की आशंका है। प्रशासन ने संगम के आसपास बसे इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो यानी अभी भी हिमाचल और उसके आसपास के इलाकों में बहुत संकट में है लोग। फिलहाल पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कर्नाटक में कूर्ग के एक कॉफी बागान का है और यह टाइगर कॉफी बागान में रखे हुए एक टब में नहाता हुआ आराम फरमा रहा है। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि टब में नहाते हुए टाइगर का यह वीडियो कर्नाटक के कॉफी बागान का नहीं है, बल्कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद कैरोलिना टाइगर रेस्क्यू का है, जिसे पहली बार 3 साल पहले जून 2020 में कैरोलिना टाइगर रेस्क्यू के फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया। तो ये भाई साहब मजे तो ले रहे हैं टब में, लेकिन आप कूर्ग जाने का मजा जो है वो कैंसिल ना कर देंगे, अरे वहां तो ऐसे टाइगर मिल जाएगा। तो ऐसे खबरों से बचिए और आगे